जय श्री राम। मैं रवि सांखी। पांचवें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है, पर पांचवें चरण ने जाते जाते कुछ सवाल छोड़ दिए हैं जो बहुत बड़े लेवल पर हैं। आखिर किसका पलड़ा भारी रहा इस पांचवें चरण में? आखिर कौन जीत के पास पहुंच गया है? बीजेपी को क्या 300 प्लस आ चुकी है सीटें, या फिर विपक्ष ने अब की बार बाजी मार ली है? अखिलेश, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, क्या वह सत्य होने जा रहा है? बीजेपी अब की बार 200 पे ही सिमट रही है, और क्या इंडी गठबंधन 300 पार हो चुका है? अभी तक टोटल 390-95 अप्रोक्स पांचवें चरण को छोड़ दें तो इतने ही चरण की वोटिंग हुई है, और विपक्ष कह रहा है कि हम 300 के पार पहुंच चुके हैं 4 फेज में। पांचवा चरण बहुत सारे सवाल लेके आया है, तो बहुत सारे जवाब भी देकर गया है। पांचवें चरण ने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को आईना दिखा दिया है, पर अभी वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो वेट कर रहे हैं 4 जून का। पांचवा चरण बहुत बड़े दिग्गज, उनकी साख का ये चुनाव था। तो स्टार्ट करते हैं हम पांचवें चरण की। पांचवा चरण हम स्टार्ट सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से करते हैं। बारामूला की सीट पिछले 5 बार से नेशनल कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार जीतता आया है। 5 बार से। पिछली बार एक अचंभा होगा जान के, ये आंकड़ा बहुत ही शानदार है और आप सबको ये आंकड़ा जानना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत क्या है, 370 हटने के बाद में जो कहते हैं ना वहां क्या बदला है, वो बताने जा रहा हूं कि वहां क्या बदला है। पिछले चुनावों में सिर्फ और सिर्फ 33 या 34% ही वोटिंग हुई थी बारामूला में। अब की बार वो वोटिंग 59 पॉइंट समथिंग हुई है, मतलब अप्रोक्स 60% की वोटिंग। ये बदला है जम्मू कश्मीर में। वहां जीतता कौन है, कौन नहीं जीतता है, ये 4 जून के रिजल्ट डिसाइड करेंगे। पर बदला ये है, जहां वोटर्स पहले बाहर नहीं निकलते थे वोट देने, वो अब लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर भागीदार बन रहे हैं। ये सीट जहां तक है, एक फेस में देखा जाए तो नेशनल कांग्रेस जीतने वाली है, पर सिचुएशन अब की बार थोड़ी वहां अलग है। 370 हटने के बाद, नई नई पार्टी आने के बाद, तो हो सकता है वो वहां ये सीट हार भी जाए। तो इसी के समानांतर हम दूसरी बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में पिछली बार बीजेपी जीती हुई है, पर अब की बार लद्दाख में समीकरण अलग है। पर माहौल अनुसार, मोदी जी की अपील अनुसार, हो सकता है ये सीट वापस बीजेपी के पाले में आ जाए। अभी हम उन बड़ी बड़ी सीटों की बात कर लेते हैं। इन 2 सीटों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटी की हमने बात कर ली है। अब इन सीटों को छोड़ के हम उन बड़ी बड़ी सीटों की बात करते हैं जो दिग्गज मैदान में खड़े हैं। टोटल 49 सीटों का ये 5th चरण हुआ है। पिछली बार बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, और एनडीए की मिला के देखें 42 के अप्रोक्स एनडीए को मिली थी। यूपी में 14 सीटों पर मतदान हुआ है, और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर। तो हम बात करते हैं उन बड़ी बड़ी दिग्गजों की जो मैदान में खड़े हैं। सबसे पहले दिग्गज का नाम आते ही नाम सुनाई पड़ता है राहुल गांधी जी का। अब की बार का चुनाव राहुल गांधी जी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। क्यों प्रतिष्ठा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो पिछली बार अमेठी से हारने के बाद में वायनाड चले गए थे, और वायनाड से जीत गए थे। अब की बार वो वायनाड और रायबरेली दोनों लड़ रहे हैं। समीकरण अनुसार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यदि दोनों सीटें जीत गए तो वायनाड वो छोड़ देंगे, माफ कीजिए, रायबरेली छोड़ देंगे और वायनाड में प्रॉपर रहेंगे। और कहने को यह भी कहा जा रहा है कि वायनाड में आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर जब राहुल गांधी वहां से इस्तीफा देंगे तो प्रियंका गांधी जी को लड़वाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जीत चुके हैं और एक सीट उन्हें छोड़नी होगी, तो रायबरेली को ही चूज करेंगे। ये गणित वो है, यदि राहुल गांधी जीत गए तो। राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप जी हैं,
रायबरेली में अच्छा वर्चस्व रखते हैं और उन्हें वापस मोदी जी ने मौका दिया है, क्योंकि पिछली बार सोनिया गांधी के खिलाफ वही खड़े थे जिन्होंने 2 बार वो हार चुके हैं, पर उन्होंने जो मार्जिन है और मानसिकता है लोगों की वो चेंज कर दी है। जो कहा जाता था कि ये गढ़ है रायबरेली और अमेठी, अमेठी तो स्मृति ईरानी ने पूरा माहौल चेंज कर दिया और रायबरेली के लिए भी दिनेश प्रताप जी ने माइंड चेंज कर दिया है, क्योंकि पिछली बार मार्जिन बहुत ज्यादा कम था जीत का। सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन पिछली बार बहुत ज्यादा कम था। तो अब की बार ये फाइट टफ है, टफ दिनेश जी के लिए नहीं, टफ है राहुल जी के लिए, क्योंकि जो इंसान सोनिया गांधी का मार्जिन इतना कम कर सकता है जीत का, तो आप तो राहुल जी हो। तो वहां तो जीत लमसम दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम यूपी की 80 सीटों की। तो 80 सीटों में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक जीतती दिख रही है, वो भी रायबरेली की। अब यदि उसमें भी मैं ये कह दूंगा कि वो एक नहीं जीतेगी तो कांग्रेस जीरो। जी हां, यूपी में अब की बार कांग्रेस जीरो, यूपी में अब की बार कांग्रेस नहीं जीतेगी। और बात करते हैं सपा की, समाजवादी पार्टी की। कन्नौज से अखिलेश भैया खड़े हैं, तो भैया का जाना तय है। डिंपल जी जो मैनपुरी से खड़े हैं उनका तो हारना तय है ही। जहां तक है धरातल की स्थिति, वहां भैया अखिलेश जी का भी हारना तय है। तो पिछली बार जो 62 सीटें मिली थी बीजेपी को यूपी में, वो अब की बार अच्छी खासी बढ़त देके जाएगी। लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार बीजेपी कैसे करेगी, क्योंकि राजस्थान में लॉस होने वाला है, बिहार में लॉस होने वाला है, महाराष्ट्र में लॉस होने वाला है। हाँ ठीक है, राजस्थान में सीटें कम आएगी, कुछ सीटें लॉस होगी, बिहार में भी कुछ सीटों का लॉस होगा, महाराष्ट्र में कुछ सीटों का लॉस होगा। पर एक बात सोचिए, जो बिहार में सीटों का लॉस हो रहा है वो बीजेपी को नहीं, वो जेडीयू के कारण हो रहा है। महाराष्ट्र में जो लॉस हो रहा है वो बीजेपी के कारण नहीं, वहां की गठबंधन के कारण हो रहा है। पर ठीक है, लॉस कैसे भी हो, लॉस पूरा यदि देखा जाए तो मोदी जी को ही है, एनडीए को ही है। पर वो सीटें कहां कवर कर रही है बीजेपी? वो सीटें कर रही है सीधी सीधी अच्छी खासी लेवल पर यूपी में। अब की बार यूपी 78, 79, और बहुत बड़ा अचंबा होगा यदि 80 की 80 सीटें अब की बार क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाए, तो बहुत बड़ा अचंबा होगा। हालात इसी हिसाब के हैं कि वहां वो क्लीन स्वीप कर सकती है। अब और सीटें कहां आ रही है? तेलंगाना में अच्छी खासी बढ़त, पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बढ़त, आंध्र प्रदेश में शुरुआत, केरल में शुरुआत। मतलब जहां कम हो रही है तो उससे दुगनी तिगनी सीटें वहां से बढ़ भी रही है। तो चलो ये तो हम पूरा एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी 2 चरण और बाकी है। अभी बात करते हैं हम 5वें चरण की 49 सीटों की। पहला दिग्गज मैंने बता दिया राहुल गांधी जी की, वहां प्रतिष्ठा का सवाल है रायबरेली से। यदि वो वहां हार जाते हैं, यदि वो वहां हार जाते हैं तो ये उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा होने वाला है, क्योंकि एक बार अमेठी से जो हार चुके हैं अब वो रायबरेली से भी हारने वाले हैं, क्योंकि ये 2 ही गढ़ कांग्रेस के शुरुआत से हुआ करते थे जो अब खत्म हो रहे हैं। तो एक तो प्रतिष्ठा और सम्मान, आत्मसम्मान या कुछ भी शब्दों से उच्चारण कर लीजिए, जो राहुल गांधी की प्रतिष्ठा का ये चुनाव है। दूसरा है लखनऊ से राजनाथ सिंह जी, ये लखनऊ से खड़े हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अपना वर्चस्व रखते हैं। तीसरे बड़े हैं पीयूष गोयल जी, महाराष्ट्र से जो खड़े हैं। हार जीत का कुछ होने वाला नहीं, ये जीत रहे हैं, पर मैं दिग्गज की एक बात बता रहा हूं, दिग्गज अब की बार मैदान में खड़े हैं। सबसे बड़ा जो बात करें वो तो राहुल गांधी जी का ही है। बिहार में अब की बार बीजेपी को गठबंधन के द्वारा लॉस होने वाला है, पर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक सीट की बात की थी, अब की बार फिर एक सीट की बात करूंगा। इस सीट की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चुनाव में खड़े ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए होते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी बिहार में खड़े इसलिए होते हैं कि वो यादव फैमिली में जो भी उस सीट से खड़ा है उसे हरा सकें। ये हाजीपुर की सीट है बिहार से। प्रताप रूडी जी ने कमाल कर रखा है, वो खड़े इसलिए हो रहे हैं कि जो भी यादव फैमिली से खड़ा है उसे हराऊं। कमाल की सीट है और कमाल का मुकाबला हुआ है अब की बार। अब की बार
कुछ कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, कुछ कह रहे हैं वोटिंग प्रतिशत अब की बार बढ़ा है। जो कम कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को लॉस हो रहा है, और जो कह रहे हैं बढ़ा है वो कह रहे हैं कि बीजेपी को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटी करेंसी हो गई है, लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिया है। यहां कह रहे हैं कि वोट कम हुआ है क्योंकि लोग बीजेपी को, वो बीजेपी वाले वोट ही नहीं दे रहे। तो दोनों चरणों में ही ये अपनी चित्त भी अपनी पट भी अपनी वाला हिसाब रख रहे हैं। तो इनकी बातों में ना आके एक सिंपल सा अंदाजा लगाते हैं कि वोटिंग वही चल रही है, पैटर्न चल रहा है जो शुरुआत से। इसमें लॉस बीजेपी को या फायदा बीजेपी, यदि लॉस की बात करते हैं, कम वोटिंग की बात करते हैं, तो पिछली बार आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, देखिए कम वोटिंग के कारण भी बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हुआ है। और ये चीज का कोई अंतर नहीं पड़ता कि कम वोटिंग हुई है तो बीजेपी को लॉस, ज्यादा वोटिंग हुई है तो बीजेपी को लॉस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दिग्गज की बात कर रहे थे, तो दिग्गज में एक नाम और ऐड करते हैं, उज्जवल निकम का, जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से खड़े हैं। मैं अपने 2 पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि उज्जवल निकम वो हैं जो, एक तरीके से समझ लीजिए कि ये देशद्रोहियों के, आतंकवादियों के काल है, महाकाल है। क्योंकि उज्जवल कसाब को फांसी देने में सबसे बड़ा जो योगदान था उज्जवल निकम का ही था। ये वकील है, इन्होंने कसाब के अलावा जितने भी बड़े बड़े जो केसेज हैं जिनको फांसी की सजा दिलवाई है, उनमें इनका योगदान रहा है। इसीलिए मैंने कहा ये आतंकवादियों के काल हैं ये। अब हम बात करते हैं उड़ीसा और यूपी की। उड़ीसा में अब की बार माहौल बहुत चेंज है, क्योंकि वहां लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ है। तो अब की बार माहौल पूरे का पूरा चेंज है। बीजेडी का वहां अस्तित्व ना कह के वहां पर एंटी करेंसी कह देते हैं कि वहां कम हो रही है। बीजेपी वहां अच्छे खासे बढ़त में है, बीजेडी वहां लॉस में है। 5 सीटों पर ये उड़ीसा का चुनाव है और 5 में से 4 सीटें बीजेपी अच्छे लेवल पर बढ़त में है। यूपी में 80 में से 14 सीटों पर अब की बार ये चुनाव है और 14 में से 13 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। एक मैंने जो हटाई है वो रायबरेली की है, वरना ये हो जाएगा कि भाई 14 में से 14 देती थोड़ा सा एक अलग लगेगा, इसलिए चलो ठीक है, एक सीट कांग्रेस को दी। मन नहीं है बिल्कुल भी 14 में से 14 कहने का, मेरा बिल्कुल मन है देने का, एक भी सीट मन नहीं है, पर ठीक है, एक सीट कांग्रेस को दी। 14 में से 13 बीजेपी 100% जीत रही है यूपी में। हम वापस उड़ीसा की तरफ चलते हैं। उड़ीसा में अब की बार माहौल बहुत ही चेंज है। उड़ीसा में अब की बार बीजेपी विधानसभा और लोकसभा दोनों में बम्पर जीत तय कर चुकी है। और मोदी जी कह भी चुके हैं अपनी रैली में कि 10 जून को हमारे मुख्यमंत्री का शपथ समारोह है, आइएगा जरूर, इनविटेशन भी दे दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं दिखाता है कि उड़ीसा में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वरना प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ऐसे ही शब्द अपने नहीं रखते। उनको पता है कि मेरे रखे गए शब्द, मेरे द्वारा बोले गए शब्द बहुत प्रभाव डालते हैं। तो कुछ बड़ा उड़ीसा में होने वाला है और जिसका फायदा बीजेपी को नो डाउट मिलेगा। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 में से 7 सीटों पर अब की बार का चुनाव है। 5 पिछली बार ये 7 सीटों में से 4 टीएमसी को और 3 बीजेपी को मिली थी। टक्कर कड़ी है, पर अब की बार का वहां समीकरण उल्टा है। बीजेपी को 4 सीटें मिलने जा रही है और 3 वेस्ट बंगाल टीएमसी को। अब की बार पश्चिम बंगाल में मैंने पिछले वीडियो में जैसे कहा था, बीजेपी ही चुनाव नहीं लड़ रही है। अब की बार चुनाव वहां का हिंदू भी लड़ रहा है। यदि बीजेपी ने अपनी 100 में से 40% की ताकत लगा रखी है, तो हिंदुओं ने 60% की ताकत लगा रखी है। बहुत सीटें ऐसी है जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए, तो वहां हिंदू एकजुट होकर टीएमसी को वोट नहीं दे रहा है, निर्दलीय या किसी और को। तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अच्छे खासी बढ़त पर है। अब की बार 4 सीटें बीजेपी, 3 टीएमसी। आज अचानक चुनाव मतदान के समय अचानक राहुल गांधी जी आज रायबरेली पहुंच गए। बूथ पर कार्यकर्ताओं से मिले, जो वोट देने आए थे उनसे मिले, कुछ शिकायतें लगाई गई,
दिनेश प्रताप जी की, तो उस पर थोड़ा सा राहुल गांधी जी ने आक्रोश भी जताया। पर ऐसा क्यों कि अचानक राहुल गांधी जी यहां पहुंच गए? याद होगा आपको, यदि नहीं है तो मैं दिला देता हूं, काम मेरा यही है याद दिलाने का। 2019 में राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आप बूथ पे कैंपेनिंग कैसे करते हैं, तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरा बूथ पे जाने का काम नहीं है, वो जिला अधिकारी का काम है, वहां पे वो लोग जाएंगे, वो देखेंगे, मेरा नहीं है। पर नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट देख के, क्योंकि बूथ का एक बेनिफिट अलग है, बूथ से ही आप बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, और ये असर अब की बार राहुल गांधी जी में दिखा, जो वो बूथ पे पहुंच गए। दिल्ली में उनका वोट लगता है और वो पहुंच गए रायबरेली में। रायबरेली में पहुंचते ही वो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गए। जो राहुल गांधी जी पे संकट है, वो संकट हरने वाले प्रभु के पास गए, हनुमान जी के पास दर्शन किए, आरती की। उसके बाद में बूथ पे कार्यकर्ताओं से मिलने निकल पड़े। और उसी समय जब राहुल गांधी रायबरेली में थे, उसी समय योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रचार के लिए चंडीगढ़, हरियाणा उस समय रैली कर रहे थे। एक आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं एक राजनेता में और एक नेता तो बड़े हैं पर लोकल लीडर बोलूंगा मैं, एक लोकल लीडर में। सब जरूर गलत है, पर आज का जो माहौल था उसी हिसाब से था। आप अपने आप को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार समझ रहे हैं और आपने जहां वोट दिया है, आप जहां जीतने या हारने के वो जनता तय करेगी, आप वहीं पूरे दिन घूम रहे हैं। उम्मीदवारों का समझ में आता है कि ठीक है भाई, ये अपने ही क्षेत्र में प्रचार करते हैं तो इसीलिए ये वहीं पे ही हैं, पर आप पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं और पूरा दिन आप रायबरेली में। तो ये एक मानसिकता है, ये डर है एक चुनाव हारने का, क्योंकि राहुल गांधी जी को साफ पता है यदि रायबरेली से वो चुनाव हार गए तो उनके कैरियर पे, पॉलिटिकल कैरियर पे बहुत ज्यादा असर पड़े ना पड़े, क्योंकि राहुल गांधी जी को हार का अब डर खत्म है। राहुल गांधी जी नहीं डरते हैं हार से, वो हार से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। कार्यकर्ता बिल्कुल एक तरीके से हार जाएंगे, और वैसे भी 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो ये तो वैसे भी होना है, पर ठीक है, एक मोरल सपोर्ट मिलता है यदि उनका नेता जीत जाता है तो इसलिए राहुल गांधी पूरा भारत छोड़ के रायबरेली में आ गए कि भाई यहां तो जीतूं, जहां जो होना है वो देखी, यहां तो जीतूं मैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं धड़ाधड़। वो आज जब राहुल गांधी रायबरेली में थे, वो चंडीगढ़ हरियाणा में रैली प्रचार कर रहे थे बीजेपी का। मैंने एक चीज देखी, अखिलेश और राहुल गांधी जी दोनों बातें कर रहे हैं कि यूपी में कितनी सीटें आएगी। तो ये कहते हुए संकोच भी नहीं हो रहा है इन्हें, हल्की सी शर्म लज्जा भी नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं हम 80 में से 79 सीटें जीतेंगे। 79 सीटें जीतेंगे। कहते एक सीट चलो प्रधान सेवक के लिए रख दी, मतलब मोदी जी के लिए। डर तो है भैया, जब झूठ ही बोलना था तो 80 की 80 बोल देते, कह देते मोदी जी भी हार रहे हैं। पर डर है, ये सोचते हैं कि जनता को इतना ज्यादा नहीं हंसाएंगे, कहीं वो गर्मी में हंस हंस के बुरा हाल हो जाए, थोड़ा कम हंसाएंगे। 80 में से 79 बोलेंगे तो जनता थोड़ा कम हंसेगी, 80 में से 80 बोल देंगे तो जनता ज्यादा हंसेगी। कहते कि मोदी जी की सीट हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो जीत रहे हैं, अच्छा, और बाकी आप लोग जीत रहे हो 79। मोदी जी ने एक बात कही थी, वो लिख के रखिए 4 जून तक लिख के, कि राहुल गांधी की जो एज है उतनी ही सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की, उतनी भी। दूसरी बात एक बताता हूं, मीडिया में पूछा गया नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी विपक्ष आपको हर चरण में सीटें कम कर रहा है आपकी। मोदी जी कहते हैं अभी तो शुरुआत है, देखिए जैसे जैसे ये चरण बढ़ते जाएंगे ये मुझे 100 सवा 100 तक ले आएंगे।
100-125 तक ये एनडीए को, बीजेपी को ले आएंगे, क्योंकि इनमें अब स्पष्ट डर का माहौल है। ये सब अब ये चाहते हैं कि झूठ भी बोलें तो ऐसा बोलें कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो, जनता भी कंफ्यूज, क्या जीत रही है, आ रही है, जनता भी कंफ्यूज में। क्योंकि अब की बार कांग्रेस और इंडी अलायंस के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिससे वो जनता का दिमाग चेंज कर सके या वोट चेंज कर सके। ऐसा होता है कि कोई समर्थक होता है बीजेपी का, आपके पास में मुद्दे इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका वोट बीजेपी को ना देके इंडी अलायंस को वो दे देगा, पर नहीं, आपके पास में मुद्दे ऐसे थे जो कंफ्यूजन में था ना कि मुझे वोट किसे देना है, वो भी बीजेपी की तरफ आ गया कि नहीं भाई, वोट तो बीजेपी को ही देना है। क्या मुद्दे थे अब की बार कि मोदी जीता तो आरक्षण खत्म कर देगा, और वहीं मोदी जी ने कहा कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। शब्दों का अंतर देखिए, इन्होंने कहा कि मोदी जीता तो आरक्षण खत्म कर देगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। ये कह रहे हैं कि मोदी जीता संविधान खत्म कर देगा। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे 400 सीटें इसलिए चाहिए कि मैं संविधान की रक्षा कर सकूं, दलित, आदिवासी, एसटी, एससी का जो रिजर्वेशन है उसे सेफ रख सकूं। कहीं ये ऐसा ना हो तो हिंदुओं के जो अधिकार हैं ये मुसलमानों को दे दे। और किया ये कर्नाटक में, इन्होंने 5% जो एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण था वो मुसलमानों को दे दिया इन्होंने। ये किया, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसी के साथ ही मोदी जी ने कहा कि ये यहां तक कर सकते हैं कि जो मंगल सूत्र है वो तक छीन लेंगे। ये बात क्यों कही? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम जो बहुत बड़ा वर्ग है अमीरों का, उनकी संपत्ति लेके बांट देंगे। वामपंथी सोच, देश को एक गरीब ना कह के बर्बाद कहूंगा, देश को एक बर्बाद करने की सोच। क्योंकि वामपंथी सोच से जो बड़े बड़े देश थे वामपंथी सोच के, रशिया, चीन जैसे भी वो अब साइड हो चुके हैं सोच से। राहुल गांधी जी कहते हैं हम वो सोच डेवलप करेंगे, इक्वल तरीके से रुपए बांट देंगे। किसे बांट देंगे? घुसपैठियों को, जो जबरन यहां रहते हैं उन्हें, जिनका अधिकार यहां नहीं है उन्हें, ये उन्हें दे देंगे। तो मोदी जी ने स्पष्ट कड़े शब्दों में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं के अधिकार घुसपैठियों को देना चाहते हैं, बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों को देना चाहते हैं। तो ये था 5वें चरण का एनालिसिस कि 5वें चरण में कौन कितनी सीटें जीत रहा है। बीजेपी ये 5वां चरण पूरे होते होते 300 प्लस निकल चुकी है। इन 49 सीटों में से बीजेपी आराम से 45 प्लस जीत जाएगी। ये 5वें चरण की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे राजनीति के किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।